दामाद जी बिल्कुल श्रवण कुमार जैसे निकले। क्या बात है? आप क्या सोच रहे हैं? ऑफिस में सब कुछ ठीक तो चल रहा है। घर की परेशानी, मैं आपको कुछ देती नहीं, फिर आपके माथे पर ये परेशानी की लकीरें क्यों? रोशनी अपने पति दीपक से बोली। दीपक बोला, रोशनी अब तुमसे क्या छुपाना। पापा की मृत्यु के बाद माँ वहाँ गांव में अकेली हो गई हैं। वो कहती नहीं, पर परेशानी तो होती ही होगी। और सबसे बड़ी बात कि पापा के जाने के बाद उनके जीवन में एक खालीपन सा आ गया है। मैं माँ के उस खालीपन को दूर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी इसमें मदद करोगी। माँ को यहाँ ले आता हूँ। माँ के आने से पप्पू बेटे को संभालने में तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। तुम क्या कहती हो? रोशनी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो अपनी सास के साथ रहे। माँ के लिए पति का प्रेम को देखकर बस उसने मुस्कुराकर अपनी हामी भर दी। आखिर करती भी क्या? विरोध करती तो पति की नज़रों में वो खराब बनती, जो वो बनना नहीं चाहती थी। अगले हफ्ते दीपक छुट्टी लेकर गांव से अपनी माँ कमला जी को घर ले आया। घर आते ही दीपक माँ से कहा, माँ, ये अब सिर्फ हमारा घर नहीं बल्कि आपका भी घर है, और इस घर में हमसे पहले आपका अधिकार है। ये सुनकर कमला जी अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रही थी। वहीं रसोई में रोशनी क्रोध में जल रही थी। कमला जी काम में बहुत निपुण थी। उन्होंने आते ही रसोई का काम संभाल लिया। जैसे रोशनी को बहुत मदद मिलने लगी। बच्चे और घर के चक्कर में रोशनी अपने मायके भी नहीं जा पाती थी, जो कि उसी शहर में थे। इधर माँ दीपक के पसंद का खाना बनाकर उसे खिलाती। ये सब देखकर रोशनी खुश भी होती और नाराज भी होती। एक दिन रोशनी को मौका मिला। उसने दीपक से कहा, आपके खाने पीने के चक्कर में मैं मायके नहीं जा पाती। अब तो मम्मी जी आ गई हैं, तो मैं कुछ रोज के लिए अपनी माँ से मिल आती हूँ। और वो अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली गई। रोशनी की माँ परमिला जी बोली, बेटा रोशनी, ये तुमने अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। कम से कम तुम्हारी सास के आने से कुछ तो फायदा हुआ, वरना तो तुम्हें हमारे पास आने का मौका ही नहीं मिलता था। रोशनी बोली, माँ वो सब तो ठीक है, परंतु आपका दामाद बिल्कुल श्रवण कुमार बन गया है। माँ के आने के बाद मानो पत्नी पर से ध्यान ही हट गया हो। परमिला जी बोली, बेटा रोशनी दामाद जी तो बहुत भोले हैं, पर अपनी सास को सीधा मत समझना। वो दूसरों के सामने सीधा बनती हैं, तभी तो दामाद जी को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। तुम चौकन्ना रहना, उनके माया जाल में मत फंसना, वरना तुम्हें भी अपनी उंगलियों पर नचाएगी। ज्यादा परेशान करे तो उन्हें गांव का रास्ता दिखा देना। जब परमिला जी ये अनमोल ज्ञान बेटी को दे रही थी, तो रोशनी के पिता बोले, बेटी मायके आई नहीं कि तुम इसे घर तोड़ने की बात कर रही हो। बेटा रोशनी, तुम माँ की बातों में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारना। परमिला जी ने पति को बाहर जाने को कह दिया और वो भी चुपचाप वहां से चले गए। रोशनी का मायका आना जाना लगा रहता। कुछ रोज बाद दीपक का जन्मदिन आया। रोशनी फिर मायके में थी और दीपक उसे मायके लेने गया। उस रोज कमला जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर भी वो अपने बेटे के लिए केक और उसके पसंद के खाने की चीजें बना रही थीं, जैसे पहले बनाया करती थीं, और उसकी एक मुस्कुराहट पर अपनी सारी थकान भूल जाती थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो लगी थी। आखिर इतने सालों बाद बेटे के जन्मदिन पर वो उसके साथ जो थी, सभी चीजों की तैयारियां कर कमला जी मन ही मन खुश हो रही थी कि बेटा पुरानी दिनों को याद करके खुश हो जाएगा। 1 घंटे बाद जब वो आया तो
पूरे घर में खाने के व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। कमला जी ने फटाफट खाने की सारी चीजें टेबल पर लगाई और रसोई से केक लाकर दीपक को बोली, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो बेटा, ईश्वर तुम्हें मेरी भी उम्र दे दे। दीपक ने केक काटा। कमला जी ने दीपक को केक खिलाया और खाने की तरफ जैसे ही इशारा की, रोशनी बोली, मम्मी जी, इतना खाना बनाने से पहले एक बार पूछ तो लेती, हम तो बाहर से इनका बर्थडे सेलिब्रेट करके आए हैं। कमला जी हैरानी से बेटे के तरफ देखने लगी। दीपक बोला, माँ, कई दिनों से हम बाहर नहीं गए थे, इसीलिए हमें बाहर ही खाना खा लिया। पर माँ, आपके बनाए हुए केक से अच्छा वहाँ का केक नहीं था। बेटे की इतनी ही बात से कमला जी खुश हो गईं और बेटे को केक खिलाई। फिर छोटा सा टुकड़ा जैसे ही वो पप्पू को खिलाने लगी, रोशनी झट से पप्पू को वहां से उठा ली और बोली, मम्मी जी, इसे कुछ मत दीजिए, इसे मैं खाना खिला कर लाई हूँ। और रोशनी पप्पू को लेकर कमरे में चली गई। दीपक माँ का दिल रखने के लिए उनके साथ बैठ गया और उनकी खुशी के लिए एक रोटी और सब्जी खाई, जिसे देखकर कमला जी का मन तृप्त हो गया। वहीं दूसरी तरफ रोशनी गुस्से में तप रही थी। खाना खाकर दीपक कमरे में गया तो रोशनी मानो बंदूक लेकर ही बैठी थी। उसने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब तुम खाना पहले ही खा चुके थे तो यहाँ खाने की क्या जरूरत थी। दीपक बोला, अरे माँ ने प्यार से बनाया था, इसीलिए एक रोटी खा ली। रोशनी बोली, अच्छा जी, तो यही नियम हर जगह क्यों नहीं लागू करते हो? याद है पिछली बार जब आप मेरे मायके मुझे छोड़ने गए थे, मेरी माँ ने आपके लिए कितना कुछ बनवाया था। आपने क्या कहा था, मेरा पेट भरा हुआ है, और आज भरे हुए पेट में अपनी माँ के बने खाने के लिए जगह बना ली। वहां भी अगर जगह बना लेते तो क्या इज्जत घट जाती। दीपक रोशनी पर भड़क उठा और बोला, हर बात को गलत मोड़ देती हो। तुम भूल रही हो कि मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया है, और वहाँ तुम्हारी माँ ने नौकरों से खाना बनवाया था। मेरी माँ बीमार होते हुए भी मेरी खुशी के लिए ये सब की, और मैं भी तो तुम्हारे साथ खाकर आया हूँ। फिर इतना क्यों चिल्ला रही हो? और हम बाहर पार्टी करके आए, इससे भी माँ को कोई ऐतराज नहीं था, फिर भी तुम मुंह फुलाए बैठी हो। रोशनी बोली, आपको तो बस आपकी माँ की खुशी की पड़ी है, बीवी और उसके परिवार की खुशी की कोई चिंता नहीं है। अरे मैं कहती हूँ, आपकी माँ को अब समझना चाहिए कि बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी है। उन्हें पता था कि हम देर से आएंगे, तो ये सब ताम झाम करने की क्या जरूरत थी। देर रात तक दोनों पति पत्नी में बहस होती रही। ये सारी बातें कमला जी सुन रही थी। कमला जी बहू की बातों को सुनकर बहुत हैरान थी, क्योंकि आज तक वो गलत फहमी में थी कि उनकी बहू उनकी बहुत इज्जत करती है, पर यहाँ तो रोशनी के मन में उनके लिए बस जहर ही जहर था। कमरे में बैठी कमला जी सोच रही थी कि आखिर बेटे की बात मानकर वो शहर आई ही क्यों। हफ्ते भर घर में शांति छाई रही। फिर एक दिन रोशनी कमला जी से बोली, मम्मी जी, मेरी बहन जो विदेश में रहती है, वो और मेरा पूरा परिवार रात के खाने पर आ रहे हैं। आप सबके लिए खाना बनाकर रखिएगा। मैं पास के मॉल से सबके लिए गिफ्ट लेकर आती हूँ। कमला जी बोली, बहू, इतने लोगों का खाना बनाना इतने कम समय में कैसे संभव है? कुछ दिन पहले तुम बाहर से खाना भी मंगवाई थी, इसका मतलब बाहर का खाना भी अच्छा मिल जाता है। रोशनी बोली, मम्मी जी, आप भी हद करती हैं। किसी को अपने घर बुलाकर अपने हाथ का खाना भी नहीं खिला सकते। और वैसे भी मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उन्हें बाहर का खाना सूट नहीं करता है। रोशनी के कहने पर कमला जी खाना बनाने को तैयार हो गईं और दोपहर से ही रात के खाने की तैयारी में जुट गईं। लगातार काम करने की वजह से उनको थकान महसूस होने लगी, फिर भी वो लगी रहीं। एकाएक उन्हें चक्कर आने लगा तो वो जाकर सोफे पर बैठ गईं और आराम करने लगी।
तभी दीपक घर में आया। बेटे को देखकर जैसे ही कमला जी उठी, ग्रस्त खाकर गिर गईं। बेटे ने जैसे तैसे माँ को उठाया और अस्पताल ले गया। वहां जाकर पता चला उनका बीपी बहुत लो है। दीपक ने अस्पताल से रोशनी को फ़ोन किया और कहा, आज डिनर का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ना जाने यहाँ से कब छुट्टी मिलेगी। रोशनी ने डिनर का प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया, परंतु भट्टी की तरह वो तप रही थी। 2 घंटे बाद दीपक अपनी माँ को घर लेकर आया और फ्रेश होने चला गया। रोशनी उनका हाल नहीं पूछी, बल्कि उल्टा उन पर चिढ़ गई। मिल गई आपके कलेजे को ठंडक। साल भर बाद मेरी बहन आ रही थी, उनके आने की खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। आपकी ऐसे कैसे तबीयत खराब हुई जो 2 घंटे में ही ठीक हो गई। ऐसे तो आप बड़ी अच्छी बनती हैं, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरे घर वालों का आना आपको पसंद ही नहीं। कमला जी बोली, बहू क्या मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ होती तब भी तुम उनकी खराब तबीयत को नाटक कहती। नाराज रोशनी अपने कमरे में चली गई। उसके बाद तो वो सीधे मुंह कभी कमला जी से बात भी नहीं करती थी। कमला जी को बहू का ऐसा रूखा व्यवहार खलने लगा था। अब उस घर में उसका दम घुटता था। वो कई बार दीपक को गांव भेजने की बात करती, परंतु दीपक हर बार टाल देता। इधर पप्पू भी तो दादी से इतना घुल मिल गया था कि उनके बिना नहीं रहता, बल्कि अब वो रोशनी के साथ नहीं बल्कि कमला जी के साथ सोता था। बस बच्चे के सहारे कमला जी वक्त काट रही थीं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रोशनी अब बच्चे को कमला जी के भरोसे छोड़कर शॉपिंग करती, घूमने जाती। एक रोज पप्पू पानी से खेल रहा था। कमला जी की उसे मना कर रही थी, पर बच्चा मान नहीं रहा था। खेलते खेलते कब उसने कमरे में पानी गिरा दिया पता ना चला। फिर थक हार कर दादी से खाने की जिद करने लगा। कमला जी रसोई में उसके लिए बिस्किट लेने गईं। अचानक उनका पैर पानी पर पड़ा और वो गिर पड़ी। उनकी कमर में बहुत चोट आई। वो उठने में असमर्थ हो रही थी। बहुत कोशिश करके वो फ़ोन तक पहुंची और फ़ोन करके दीपक को अपना हाल सुनाई। दीपक भागा भागा आया, माँ को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और रोशनी को फ़ोन किया। कहाँ हो? अभी के अभी घर आओ, माँ गिर गई हैं। रोशनी की सहेली बोली, अब क्या कर दिया तुम्हारी सास ने? रोशनी बोली, जब से आई है कुछ ना कुछ बहाना करके यहाँ से खिसक नहीं रही है। अब गिरने का बहाना लगा कर बैठ गई है। ना जाने ये माँ बेटे मुझे चैन से जीने भी देंगे कि नहीं। फिर से अस्पताल का खर्चा होगा। इतना कहकर रोशनी घर की तरफ चली गई। रोशनी के आने पर दीपक माँ को डॉक्टर के पास ले गया। पूरा जांच करवाया तो डॉक्टर ने कहा, इनकी कमर में थोड़ी चोट आई है। वैसे तो घबराने की बात नहीं है, पर इन्हें बेड रेस्ट लेना होगा। दीपक घर पर आकर बोला, माँ का खास ख्याल रखना होगा। एक काम वाली लगा लो ताकि तुम्हें भी कोई दिक्कत ना हो, पर माँ को कोई भी काम करने मत देना। दीपक की हिदायत पर रोशनी अब कमला जी से कोई काम नहीं लेती थी, पर हमेशा खिंची खिंची रहती थी। धीरे धीरे समय बीता। कमला जी की तबीयत ठीक होने लगी। परमिला जी फ़ोन करके बेटी का हालचाल पूछती, परंतु कभी समधन से ये नहीं पूछती कि आपकी तबीयत कैसी है। ये बात है दीपक से छुपी हुई नहीं थी, परंतु घर की शांति के लिए वो कुछ नहीं कहता था। अब कमला जी पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी और गांव जाने की जिद करती थी। दीपक बोला, माँ अब यही आपका घर है। अगर हमारे गैर हाजिरी में आपको वहाँ कुछ हो जाता तो बताइए कौन ख्याल रखता। माँ बेटे का प्यार देखकर रोशनी को फिर गुस्सा आने लगा और उसका गुस्सा बढ़ने लगा। एक रोज दीपक की छुट्टी थी। रोशनी को किटी पार्टी में जाना था। पप्पू उसके पास खेल रहा था। रोशनी सोची, कहीं बेटे की वजह से उसकी पार्टी ना खराब हो जाए, इसीलिए उसने अपना फ़ोन ऑन करके बेटे को दे दिया और तैयार होने लगी। रोशनी को देर होने लगी तो जल्दीबाजी में वो अपना फ़ोन बेटे के पास ही छोड़कर निकल गई। वीडियो देखते देखते पप्पू सो गया। दीपक को हैरानी हुई क्योंकि रोशनी अपना फ़ोन उसे छूने तक नहीं देती थी। दीपक की
जिज्ञासा बढ़ी और वो रोशनी का फ़ोन लेकर कमरे में चला गया। जैसे ही उसने फ़ोन का व्हाट्सएप खोला, उसमें उसकी सास के कई व्हाट्सएप मैसेज आने लगे। दीपक ने उसे खोला तो उसकी सास की आवाज़ आई, बेटा तेरी सास कब जाएगी? उनके रहते तो हम भी वहाँ नहीं आ पाते हैं और ना ही तुम हमारे पास आकर रहती हो। ना जाने ये बीमारी कब तुम्हारे घर से जाएगी। मैं तो कहती हूँ उन्हें अब चलता करो और दामाद बाबू अगर रोके तो उन्हें कहना कि मैं मायके चली जाऊंगी। औरत की ये धमकी पतियों को कमज़ोर कर देती है। मेरी बात मानो, एक बार कहकर देखो। दीपक को अपने कान पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके मन में उसकी माँ के लिए इतना जहर भरा है। दीपक की जिज्ञासा बढ़ी। उसने पूरे मैसेजों को पढ़ना शुरू किया तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसकी पत्नी ने अपनी माँ को पहले जो कुछ लिखा था उसे पढ़कर वो हैरान था कि उसकी पत्नी उसकी माँ को बोझ समझती है और अपनी माँ के कहने पर वो कमला जी से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। ये सब सोचकर दीपक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे रोशनी के घर लौटने का इंतजार करने लगा। कमला जी पप्पू को कमरे में सुलाने आई तो बेटे का तमतमाता चेहरे को देखकर कारण पूछा। दीपक ने माँ से कुछ नहीं छिपाया और सब कुछ बता दिया। कमला जी बोली, बेटा तुम्हें मेरी सौगंध, बहू से कुछ मत कहना। मैं तो कब से कह रही हूँ मुझे गांव भेज दो। मेरे जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी गृहस्थी मेरी वजह से परेशान हो, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तभी रोशनी घर लौट आई और बोली, आप सब मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? दीपक मुस्कुराता हुआ उसका फ़ोन उसके हाथ में दिया। एक पल को रोशनी डर गई कि कहीं पोल तो नहीं खुल गया। दीपक ने जब कुछ नहीं कहा तो वो निश्चिंत हो गई। अगली सुबह रविवार था। दीपक बोला, रोशनी चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। ये सुनकर रोशनी खुश हो गई। बेटे को फटाफट तैयार की और बिना नाश्ता किए ही मायके जाने के लिए तैयार हो गई। अचानक आई हुई बेटी दामाद को देखकर रोशनी के पिता बोले, अरे वाह, आज तो दामाद बाबू ने हमें सरप्राइज दिया। आइए आइए, अरे इनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। दीपक बोला, नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैं तो बस आपको आपकी अमानत लौटाने आया हूँ। ये बात सुनकर सबके साथ रोशनी भी हैरान हो गई। ससुर जी बोले, कौन सी अमानत? दीपक बोला, 4 साल पहले जो आपने बेटी मुझे अमानत के तौर पर दी थी, मैं उसे लौटाने आया हूँ। रोशनी गुस्से में बोली, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता से ऐसे बात करने की? ससुर जी बोले, बेटा साफ साफ बताओ बात क्या है। दीपक बोला, बेहतर होगा आप ये बात अपनी पत्नी और अपनी बेटी से पूछें, क्योंकि अब मेरे घर में आपकी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। परमिला जी गुस्से में बोली, दामाद जी मैं देख रही हूँ जब से आपकी माँ आई है आप हम लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। आखिर आपकी समस्या क्या है बताइए। दीपक बोला, समस्या तो आप हैं सासू माँ, जो आप अपनी बेटी का घर बसने ही नहीं देना चाहती हैं। आपकी कारस्तानी अब मुझसे छुपी हुई नहीं है। परमिला जी को लगा कि अब उनकी पोल खुल गई है तो उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। रोशनी बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की? दीपक बोला, क्यों तुम मेरी माँ के साथ बुरा व्यवहार कर सकती हो और मैं तुम्हारी माँ से कुछ कह भी नहीं सकता? वो बोली, मैंने कब तुम्हारी माँ के साथ बुरा व्यवहार किया है और इस सब में मेरी माँ बीच में कहाँ से आ गई? दीपक बोला, ससुर जी आज दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। कहिए अपनी बेटी से अपना फ़ोन खोले और अपनी माँ से की हुई बातचीत आपको बताए। ये सुनकर रोशनी हड़बड़ा गई और अपना फ़ोन छुपाने लगी। जब पिता ने चिल्लाकर बेटी से कहा तब उसने फ़ोन खोलकर दिखाया। सारी बात जब सबके सामने आई तो दीपक ससुर से बोला, ससुर जी सासू माँ यहाँ से बैठे बैठे मेरे घर पर कंट्रोल कर रही हैं। ये कहाँ तक सही है?
अरे अगर बेटी के बिना मन नहीं लगता तो रख लो उसे अपने मायके पर, मेरे घर में तो शांति रहने दीजिए। यही काम अगर आपका बेटा और बहू आपके साथ करे तो आपको कैसा महसूस होगा? उस समय तो आप अपनी बहू को दोषारोपण करेंगी। अरे अपनी बेटी अच्छी लगती है और दूसरे की माँ और बेटी आपको बुरी लगती है? परमिला जी कुछ कहती हैं उससे पहले ही रोशनी के पिता ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा और बोले, मैं सोचता था उम्र होने पर तुम संभल जाओगी, पर नहीं, तुम कभी नहीं सुधर सकती। अपनी बेटी के घर गृहस्थी को बर्बाद करने पर तुली हुई हो। यही कारण है कि हमारा बेटा बहू हमारे साथ नहीं रहते। अरे जिसके मन में खुद खोट हो वो दूसरों को क्या ही सलाह देगा? और तुम रोशनी, तुम क्या पीती बच्ची को, क्या तुम्हें सही गलत का ज्ञान नहीं? रोशनी ने अपनी सास के लिए अशब्द कहा। दीपक ने एक जोर का थप्पड़ उसे मारा और बोला, ये पहली और आखिरी दफा होगा जब मेरी माँ के लिए तुम गलत शब्द का इस्तेमाल की हो। मैं तुम्हारे माता पिता का लिहाज करके अब तक चुप था, पर अब और नहीं, मैं अपने घर में किसी और की दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। दीपक के ससुर ने बात को संभालते हुए कहा, दामाद बाबू, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इसकी माँ की किए की सज़ा आप मेरी बेटी को मत दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद मेरी पत्नी के इसी व्यवहार के कारण मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता। पिता की झुकी हुई गर्दन देखकर रोशनी को खुद पर शर्म आने लगी। ससुर को हाथ जोड़ते देख दीपक बड़ी विनम्रता से बोला, आप मुझसे बड़े हैं, ये मत कीजिए। क्या करूं, मुझसे सहन नहीं हो रहा था कि मेरे परिवार और मेरी माँ के खिलाफ कोई साजिश करे। मैं आपके कहने पर रोशनी को वापस ले जा रहा हूँ, पर दोबारा अगर ऐसी घटना हुई तो शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर दीपक जाने लगा। पिता ने रोशनी को इशारा किया तो वो अपने बेटे को लेकर उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ घंटे बाद परमिला जी के पति के साथ बेटी के ससुराल पहुंची। उनकी गर्दन झुकी हुई थी। माँ बेटी ने कमला जी के सामने हाथ जोड़कर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। उसके पति ने आश्वासन दिया कि भविष्य में अब कभी भी हमारे परिवार की तरफ से आपके परिवार में दखल अंदाजी नहीं होगी। कमला जी ने अपना हृदय विशाल किया और अपनी समधन और बहू को माफ़ कर दिया। वो दिन था और आज का दिन। अब रोशनी त्योहारों पर ही अपने मायके जाती है और परमिला जी कभी भी अपनी बेटी के ससुराल नहीं आती थीं। कमला जी जो उनके घर में मान और सम्मान के साथ प्यार भी मिलने लगा, तो अंत भला तो सब भला। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।